Everything was ready. What did you do? I just go live. I need it. Okay. Is it working? You just start your program. Start the program. Start the. No, maybe. Okay, चल रहा है. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। सुनाइए जी, आप आजकल कैसे हैं और सर्दियों के साथ कैसे कोप कर रहे हैं? विंटर सीजन कैसे ट्रीट कर रहा है आपको? कीप वार्म, स्टे हेल्दी एंड वेलकम टू यू ऑल। आ जाइए, आज हमारे साथ आप प्रोग्राम में कम्युनिटी टॉक विद अनीला असद के साथ शामिल होइए और इसमें बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें आज हम शेयर करने वाले हैं। आज के प्रोग्राम का जो कुछ क्राइटेरिया है वो इस तरह से रहेगा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूके इमिग्रेशन रूल्स में बहुत सारी जो हैं वो तब्दीलियां हुई हैं, तो उनको लेकर थोड़ा सा हम जो है उसको एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और कौन कौन सी चीज़ों में अपडेट्स आई हैं और क्या आपके लिए कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी या आपके लिए कुछ अच्छी खबर भी है इसमें। तो हमारे साथ रहिएगा। आज का प्रोग्राम जो है वो बेसिकली यूके इमिग्रेशन की जो थोड़ी सी तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़, जो कैटेगरीज 5 कैटेगरीज में कुछ पॉलिसीज़ जो अपडेट हुई हैं, तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, तो सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। हमारे साथ ऑनलाइन भी लोगों ने शामिल होना शुरू कर दिया है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ आपकी समातों से और मेरा अक्स आपकी बसारतों से टकरा रहा है, आप तमाम सामीन को और नाजरीन को मेरा बहुत बहुत आदाब और वेलकम टू द शो कम्युनिटी टॉक विद अनीला असद। जी, तो आप हमें सुन सकते हैं www.आपकीआवाज़.co.uk पर। इसके अलावा आप हमें ट्यून इन कर सकते हैं रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन ऐप पर, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज का जो प्रोग्राम है वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आई हैं उसके मुतालिक होगा। थोड़े से और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो फिर उसके बाद जो है इसका बाकायदा से आगाज़ करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Carry on. People are listening. Carry on. Forget to hear. Anytime. No, I'm just sharing the program so I can talk to the online listeners, मैं भी कर रहा हूँ. viewers. Yes. जी, देखते हैं कि ऑनलाइन हमें किस किस ने ज्वाइन किया है। तो जी, अरबाब अली, माशाल्लाह जी, वेरी वेलकम टू द शो अरबाब अली साहब जी। उस्मान गनी, आप कहते हैं जी मरी से हो, क्या हाल है जी? नाइस, अच्छा आप मरी से हैं जी। उस्मान गनी साहब, आप हमें मरी से फेसबुक लाइव पेज पर देख रहे हैं जी। अरबाब अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यहाँ तो गर्मी है। अच्छा जी, आपकी तरफ अभी गर्मी चल रही है? कोई बात नहीं, विंटर भी आ जाएगी। और
आपकी अच्छी है, आवाज़ अच्छी है। अच्छा, मेरा ख्याल आप ये लिखना चाह रहे थे। थैंक यू। फिरदौस उस्मानी साहिबा मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, आप भी प्रोग्राम में शामिल हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। She was before you. उनका प्रोग्राम था ना पंजाब से। जी, फिरदौस उस्मानी साहिबा, आपने बहुत ही खूबसूरत इस्लामी प्रोग्राम पेश किया मुझसे पहले, और आपने मेरे प्रोग्राम को भी ज्वाइन इन किया है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ रहिएगा। जी, तो हमारे साथ ऑनलाइन अरबाब अली मौजूद हैं जी। वो कहते हैं कि जी क्या हाल है, और अस्सलाम वालेकुम, यहाँ गर्मी है। और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उस्मान गनी साहब, वो भी कहते हैं कि जी मरी से हैं, और वहाँ पर क्या हाल है जी, नाइस, अच्छा जी। तो ऑनलाइन हमारे साथ व्यूअर्स मौजूद हैं। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने कहा है कि आज हम इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के ऊपर थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं, चीज़ें यानी कि ब्रीफली उसको बयान करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीक जो है इस पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेकर आएँ, ताकि आपके जो है वो सही मानों में ऑथेंटिक वे में जो है एक वो डायरेक्शन आपको दी जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि ऑनलाइन मौजूद हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से आरा दे रहे हैं, कुछ किस तरह की, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप कोई चीज़ अगर ऑथेंटिकली किसी चीज़ को, इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है जी UK.gov की जो वेबसाइट है। उसमें आप जो इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसीज़ के मतलब जो है पूरी उनकी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, और जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रूल्स के बारे में वहाँ पर सारी अपडेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जी। तो आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चंद कैटेगरीज़ हैं जिसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हुई हैं। उसमें हैं जी स्टूडेंट वीज़ा, और फिर नंबर 2 है जी केयर वर्कर वीज़ा, फिर है जी फैमिली वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो होती है उसमें। तो ये अब इसमें जो नई अपडेट्स हैं, नए रूल्स हैं वो बन गए हैं, और इसका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि इसको तकरीबन जो रूल्स जब लगाए जाएंगे, ये स्प्रिंग 2024 में ये रूल्स नए जो हैं ये अप्लाई हो जाएंगे। तो अब ये नहीं है कि शायद इसमें कोई चेंजेस होगी या फिर ये भी आएंगे या नहीं आएंगे, ये डिसाइड हो चुका है। तो स्प्रिंग 2024 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, अप्लाई हो जाएंगे, और उसके बाद जो वीज़ा कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो फिर जाहिर है कि अंडर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। अच्छा जी, तो चलते हैं थोड़ा सा ज़रा स्टूडेंट वीज़ा की तरफ कि स्टूडेंट वीज़ाज़ में क्या चेंजेस आई हैं जी। तो स्टूडेंट वीज़ा में पहले ये होता था कि बैचलर्स और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते थे ना, वो अपनी फैमिलीज़ को और डिपेंडेंट्स को ला सकते थे। फैमिली एंड डिपेंडेंट्स मीन के अपने हस्बैंड, वाइफ, जो बच्चे होते हैं, मियाँ बीवी बच्चे, उनको वो ला सकते थे यूके में। लेकिन अब ये जो नए रूल्स के तहत जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ये बैन हो गया है। अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकेंगे, ओनली PhD स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फैमिली को ला सकते हैं। ठीक है जी। स्टूडेंट वीज़ा के अंदर ओनली जो PhD के स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं। इसके अलावा जो है यूके गवर्नमेंट ने जो है ना, जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, इसको जो है इनसे मशवरा किया है और इनसे पूछा है कि वो गवर्नमेंट को प्रपोज करें कि जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए वो जो नए और मज़ीद पॉलिसीज़ बनाएंगे, या मज़ीद उसमें कुछ नरमी इख्तियार करेंगे, या उसमें कुछ और नई रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, तो उनसे ये एडवाइस ली गई है कि मज़ीद वो इस बात पर जो है ना पॉलिसीज़ पर गौर करें कि इन फ्यूचर इनको किस तरह से इस प्रपोज़ल को लेके चलना है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो आने वाले जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर नई नई पॉलिसियाँ वो बना सके। हो सकता है कि वो इजी हो जाएं, लेकिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जनवरी 2024 से ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट ईयर जनवरी से ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, और उसके बाद जो है फिर हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आएंगे।
जी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं देवा खान। वो कहते हैं जी गुड लक, बेस्ट विशेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट विशेस। Deva Khan, where are you joining us from? Can you just elaborate on that? अच्छा जी, हमारे इस प्रोग्राम में एक और भी सेगमेंट होता है जिसमें हम जो है जिनकी बर्थडेज होती हैं या जिनकी शादियां वगैरह होती हैं, रिश्ता अज़दवाज में बनते हैं, वेडिंग जो होती हैं विशेष वो हम देते हैं। तो उसका भी थोड़ा सा सिलसिला हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो रेडियो आपकी आवाज़ की प्रेजेंटर भी हैं और ओवरऑल वो सारा जो है सिस्टम उसको संभालती हैं, वैजी। सो वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वैजी। um, Good to see you that you're growing and you are also growing the team in a very different way and a decent way. So happy birthday Fezi. इसके बाद है जी हमारे पास अम्बरीन कादरी। अम्बरीन कादरी जो हैं उन्होंने रिसेंटली 60th बर्थडे को सेलिब्रेट किया है। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन and she is a teacher. So teaching is a profession that creates all other professions. तो इनकी बहुत सारी खिदमात हैं स्कूल्स में और यंग फैमिलीज़ के साथ। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को जो है उस मकाम तक पहुंचाया है जहां पर पेरेंट्स उनको एक समझें कि एक डिसेंट करियर में जाते हुए देखना चाहते हैं। तो अम्बरीन कादरी की बहुत सारी खिदमात हैं इसमें। सो कंग्रेचुलेशंस अम्बरीन कादरी फॉर योर 60th बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल। इसके अलावा जिन जिन जोड़ों की शादियां हुई हैं जो इस रिश्ते में जुड़ गए हैं उन तमाम जोड़ों को भी बहुत बहुत मुबारक, शादी की मुबारकबाद ढेरों ढेर। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा। Listen to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and Radio Garden app and Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Birmingham Radio phone app. इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गूंगे और बहरे बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके
Welfare Trust UK, Barclay Bank, sort code 201188, account number 50877735, website awtuk.org. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio online app, and Aapki Awaaz Radio Birmingham app. मुझे इश्क है तुझी से, sung by R.A. Babu, singer and writer. Full video version on आपकी आवाज रेडियो YouTube channel. मुझे इश्क है तुझी से by R.A. Babu. For more info call 07944808141. सुर सागर संगीत महफिल मौसीकी with Ustad Qamar Ali Khan and musicians and talented group of singers every Sunday from 6 p.m. till 11 p.m. Entry £5, membership £20 monthly. If you want to enjoy family atmosphere, come along. Venue at MSL Building, number 1 Armory Road, B11 2PP. Or if you want to be a singer or learn how to sing, call 0798 9142 That's 0798 9142 Supported by Radio Aapki Awaaz. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਦਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਵ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਾਲਾ ਮਾਨ, ਸਜਨਦੀਪ ਤੇ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਸਮੈਥਿਕ ਬਰਫੀਆ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਇਲਸ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07830332182 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। जी वेलकम बैक टू रेडियो आपकी आवाज़.co.uk। आप हमें सुन सकते हैं रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन ऐप पर, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक चैनल पर भी। जी तो अगर आप किसी भी प्रोग्राम के हिस्से को स्पॉन्सर करना चाहें इस सेशन को, या बिकॉज रेडियो आपकी आवाज़ की ट्रांसमिशन जो है वो ब्रॉडकास्टिंग 24/7 चलती है, तो आप किसी भी हिस्से को स्पॉन्सर करना चाहें तो उसका नंबर रहेगा 07944808141। दैट इज़ 07944808141। तो जी चलते हैं ऑनलाइन, देखते हैं और किसने हमें अभी ज्वाइन इन किया है। जी तौसीफ अहमद, आपने ज्वाइन इन किया है। आप कहते हैं हाय, मोस्ट वेलकम टू द शो तौसीफ अहमद। अच्छा जी, तो मैं आपसे वक्फे से पहले थोड़ी सी बातचीत कर रही थी इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के हवाले से, तो हम अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। जिन्होंने अभी भी ज्वाइन इन किया है उनको बताती चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ में जो चेंजेस आई हैं उसको थोड़ा सा बहुत ब्रीफली उसको डिस्कस कर रहे हैं और बहुत जो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे रहे हैं। इसके अलावा जो है इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक हम इमिग्रेशन एक्सपर्ट को लेकर आएँ ताकि वो इसको मज़ीद एक्सटेंड कर सकें और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगी, उनको वो इन डिटेल जो है ना वो आंसर कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ ऑलवेज ए वैलिड ओपिनियन। तो आपको जो है आज मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो पहले हमने स्टूडेंट कैटेगरी को डिस्कस किया है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो केयर वर्कर वीज़ा की है। केयर वर्कर वीज़ा के अंदर जो है बहुत सारे लोग पहले जो है स्पॉन्सरशिप के ज़रिए आ रहे थे
केयर होम की स्पॉन्सरशिप के ज़रिए वो आ रहे थे और उसके साथ उनके डिपेंडेंट्स, फैमिली डिपेंडेंट्स भी आ सकते थे। लेकिन अब जो है ये सिलसिला थोड़ा सा वो चेंज हो गया है। अब उन्होंने जो है केयर वर्कर सिर्फ वही आ सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड केयर होम्स जो हैं उनके थ्रू स्पॉन्सरशिप उनको मिलेगी। तो जो केयर होम्स किन किन के साथ रजिस्टर्ड होंगे उसकी बॉडी का नाम भी मैं आपको बताती हूँ। ये जी है जी केयर क्वालिटी कमीशन। सो केयर क्वालिटी कमीशन जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो केयर होम्स को उसकी जो मामलात हैं उनको देखेगी। तो केयर क्वालिटी कमीशन के साथ जो केयर होम्स रजिस्टर्ड होंगे और उनके थ्रू जो स्पॉन्सरशिप भेजी जाएगी और उस पर जो वर्कर्स जो हैं अगर वो यहाँ यूके से उनको नहीं मिलते और वो बाहर से वर्कर्स मंगवा रहे हैं, अगर उसके थ्रू जो आएंगे तो वो वैलिड उनका वीज़ा होगा। उनको वीज़ा ही तब इशू होगा जब वो इस रूट के थ्रू जो है उनकी वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अगर आपने जस्ट एक केयर होम के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर लिया है सिर्फ ये देख के कि आप केयर वर्कर के वीज़ा पर जा सकते हैं, तो आपका जो इनिशियल स्टेज पे ही वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके आगे बढ़ने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि वो केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। सो वो तमाम केयर होम्स जो केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड होंगे और वो जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इनके जो सारे मामलात को मॉनिटर करेगी। अगर उनको यहाँ से वर्कर्स नहीं मिलते, वो बाहर से केयर वर्कर्स को मंगवा रहे हैं, तो फिर उनके थ्रू जो वीज़ा मिलेगा वो वैलिड होगा। वीज़ा इशू ही उनको होगा जो इसके क्वालिटी कमीशन के थ्रू, केयर क्वालिटी कमीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आपका वीज़ा जो है वो उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा, इनिशियल स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी हो रही है बड़ी, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ इस तरह से भी हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो है ना पढ़ते नहीं है, अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर, लेकिन वहाँ पढ़ने की बजाय वो एजेंट्स को राब्ते करते हैं और गॉड नोज़ के वो अपने सारे जो एसेट्स वगैरह हैं उनको बेचकर, उनको सेल आउट करके और बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि निहत्ते होकर इन चीज़ों को ब्लाइंडली इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ब्लाइंडली उसको जो है वो अप्लाई करते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी रकम जो है उनको पे करते हैं, जो कि होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो एजेंट जो है अपनी फ़ीस के तौर पर लेता है कि जी आपको इसके थ्रू जो है वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। तो एक ये भी यूके गवर्नमेंट की कोशिश है कि जो इस तरह के जो कल्प्रिट्स हैं उनको थोड़ा सा जो है वो कंट्रोल किया जाए और उनके ऊपर जो है ना थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्शन हो गई है कि अब वो इस तरह के काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका जो वीज़ा है वो इनिशियल स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ बिफोर यू टेक ए बिग स्टेप कि आप किसी एजेंट के थ्रू जाएं और उसकी बातों में आकर आप अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसके हाथ में दे दें और आपको ये पता ना हो कि पीछे से जो आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो जिस कैटेगरी में आप जा रहे हैं वो ऑथेंटिक भी है कि नहीं, तो आपका वीज़ा इनिशियल स्टेज पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो एजेंट्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ ये कहकर टाल सकते हैं कि हमने आपका काम कर दिया था, लेकिन ये अब होम ऑफिस की मर्जी कि उन्होंने वीज़ा अप्रूव नहीं किया। सो लिहाजा आपको ये इन्फॉर्मेशन देखनी है कि आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं क्या आपने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। अगर तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं तो आपको एजेंट्स को फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जो जेन्युइन होम ऑफिस की फ़ी होती है आपने सिर्फ वो पे करनी है और आपका जो वीज़ा है इंशाल्लाह ताला वो ग्रांट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा और आप लीगली इस कंट्री में काम कर सकेंगे। मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जो यहाँ आकर उनको वीज़ा तो मिल जाता है लेकिन फिर वो बेचारे या बेचारियाँ ये होता है कि आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स उनकी वो जॉब नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो कुछ महीने जो है एजेंट्स यहाँ पर आपको पहुँचा कर वो तो चला सकते हैं ना काम, लेकिन फॉर एवर इस तरह से नहीं, ऑन गोइंग चीज़ ये नहीं हो सकती क्योंकि उनका काम तो हो जाता है। आपने उनको अपनी जो ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी है वो दे दी है और देने के बाद आप तो फारिग हो गए हैं, लेकिन वो आपको 1-2 महीने के बाद फिर कहते हैं कि अब जॉब नहीं रही। अब ये आपका काम है कि आप जॉब ढूंढें और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर आपने यहाँ रहना है नहीं तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट कर देगी। सो आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो आपका जो वो सारा
जो है अपसेट हो जाता है मामला यहाँ पर भी, और बैक होम जाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं होता. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू अप्लाइंग फॉर दीज वीज़ाज. ठीक है जी. इसके अलावा उन्होंने ये क्यों ऐसा किया है कि आपको अब इस रूट के थ्रू आना है. अच्छा जी. इसके अलावा इस तरह इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो फैमिलीज़ आ रही थी, जो केयर वर्कर्स की फैमिलीज़ आ रही थी, उसमें वो कहते हैं कि जी वो बहुत ओवर क्राउडेड हो जाता है क्योंकि उतने केयर वर्कर नहीं आते जितने उनके डिपेंडेंट आ जाते हैं, यानी कि उनकी बीवी बच्चे और जो है क्लोज फैमिली ही आ सकती है, उनको ले आते हैं. तो वो बहुत ज़्यादा फिर ओवर क्राउडेड हो जाता है. इस तरह से जो इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं. जो यहाँ की पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा जो है बहुत तेज़ी से इमिग्रेंट्स की जो तादाद है वो बढ़ रही है. तो इसलिए उन्होंने ये जो है ना रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई है ताकि आप ताकि जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर सकें. और ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो इस तरह के एजेंट्स और इस तरह के जो काम करने वाले जो इलीगल तरीके से काम करते हैं उनके ऊपर भी थोड़ी सी उनकी सरजनिश होगी और उनके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र रखी जाएगी कि वो इस तरह के काम जो हैं ना यहाँ पे कर सकेंगे, ना ही बैक होम आपको फिर मिसगाइड और मिसलीड कर सकेंगे कि आप जो है गलत तरीके से यहाँ पर आएँ और यहाँ पर सिर्फ फिर आपको ख्वारी ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा और कुछ अरसे के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा. जी. इसके बाद हमारे पास कुछ और कैटेगरीज भी हैं. उससे पहले देखते हैं कि ऑनलाइन हमारे पास किस किस ने और ज्वाइन किया है. जी. अच्छा, अभी तक तो हमारे पास वही लोग हैं. ठीक है. अगली कैटेगरी जो है हमारे पास वो है फैमिली वीज़ाज़ की. तो फैमिली वीज़ाज़ में क्या होता है कि आपको जो स्पाउसल वीज़ा जिसे कहते हैं, स्पाउसल वीज़ा और मैरिज वीज़ा जिसको आप कह लेते हैं इन सिंपल टर्म्स के, जो शादी के बाद जो हजरात जो हैं जिनकी बीवियाँ यहाँ पर आती हैं या जिनके हस्बैंड यहाँ पे आते हैं, उसमें क्या बड़ी चेंजेस हुई हैं. तो उसमें जो है सबसे बड़ी चेंज तो ये हुई है कि उसमें आपकी जो सैलरी का थ्रेश होल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है. पहले जो होता था वो 18,600 पाउंड की इनकम जो है वो शो करनी होती थी. जो भी पार्टनर आपको यहाँ से स्पाउसल वीज़ा पे स्पॉन्सर करा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उसको इतनी इनकम पहले शो करनी पड़ती थी. लेकिन अब जो है ये इज़ नाउ इज़ गोइंग थ्रू द रूफ. आपको शॉकिंग फिगर मिलेगी कि ये अब इंक्रीज़ होकर 38,700 पे चली गई है. इट्स मोर देन डबल द अमाउंट. तो 38,700 ये मिनिमम सैलरी है, मिनिमम कैटेगरी है जिस पर आप अब स्पाउसल वीज़ा जो है उसको स्पॉन्सर कर सकेंगे. यानी इन सिंपल टर्म्स के आप अपने हस्बैंड या वाइफ, अगर आपने पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में शादी की है, फॉरेन कंट्री में की है किसी में, तो आपको इतनी मिनिमम सैलरी जो है उसको शो करना है. उसके बगैर जो है ये वीज़ा ग्रांट नहीं होगा. तो ये एक बहुत बड़ी एक मेजर तब्दीली है. वो हजरात जो ऑलरेडी शादी कर चुके हैं और ये सब अब वो इस प्रोसेस में हैं कि उन्होंने अपने जो है एप्लीकेशन देना है जिसके ऊपर उनके जो पार्टनर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन करना है यहाँ यूके में. तो आपको जो है वो फिर स्प्रिंग 2024 यानी कि आपको मार्च से पहले ये एप्लीकेशंस जो हैं वो देनी है, ताकि आपका, क्योंकि उसके बाद ये रूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको 38,700 की सैलरी जो है वो शो करनी पड़ेगी. तो आपके पास ओनली हार्डली 3 मंथ्स हैं. जैसे कि दिसंबर इज़ ऑलवेज ए फेस्टिव मंथ, तो इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता. तो फिर ऑलमोस्ट आपके पास 3 मंथ्स हैं कि जिसमें आपने ये सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है ताकि आपको परेशानी ना हो. और वो वालिदैन जो इस पर अभी सोच रहे हैं कि हम बच्चों की शादियां जो हैं वो वहाँ पे करेंगे और इस तरह से ये सारा सिलसिला होगा. बहुत सारे पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है या बहुत सारे जो बैचलर्स होते हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो जो है किसी कल्चरल रीज़न से या किसी और रीज़न की वजह से वो वहाँ से शादियाँ करना चाहते हैं.
अपने पार्टनर्स को वहाँ से बुलाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये देखना है कि आपकी जो इनकम अगर इतनी है, अगर आप इस बैंड को टच करते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर ए स्पाउसल वीज़ा। अगर इससे कुछ कम है या कुछ इस तरह से कोई बात है तो फिर आपका जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इससे पहले कि आप इस रिश्ते में बंधें और इस तरह से आप ये चीज़ें इसको सोचें, इसको प्लान आउट करें, तो ये आपके प्रायोरिटी लिस्ट पे होना चाहिए कि आपकी जो सैलरी है वो इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो फिर आपके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो अब ये भी सोच लें, जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश और इंडिया में बैठे हुए पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां जो हैं वो जल्दी से बाहर हो जाएं, तो उसके बाद जो है हमारे बच्चे वहाँ पे फ्लाई ओवर करके चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। तो उनको भी मैं ज़रा थोड़ा सा बताती चलूँ कि 38,700 जो सैलरी है ये वैसे ही किसी आम बंदे की नहीं होगी। यहाँ पर ये एक अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ये मत समझें कि जो रिसेंट ग्रेजुएट होगा वो निकलते ही इतनी सैलरी पे लग जाएगा। और फिर जो है, क्योंकि वो 22-23 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनकी यहाँ पे स्टार्टिंग जो एवरेज सैलरी होती है वो तकरीबन 15-20,000, डिपेंड कि आपने किस चीज़ में अपना जो है डिग्री की है, किस चीज़ में आपने बैचलर किया है, तो रफली यहाँ से स्टार्ट होती है। क्योंकि वो उनकी फर्स्ट जॉब्स होती हैं और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं तो उनका जो सैलरी का स्केल भी बढ़ता है। और साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि सैलरी बढ़ने के साथ साथ टैक्स बैंड भी बढ़ता है, तो टैक्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि जो यंग बच्चे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या मास्टर डिग्री होल्डर्स होते हैं वो जाते ही 38-40,000 की सैलरी पे लग जाएंगे। यहाँ पर जाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस और थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ती है। ये तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि नॉट हायर मैनेजमेंट लेकिन मिडिल मैनेजमेंट में जो पोस्ट होती हैं ये उनके लिए होता है। तो उनके पास अच्छा खासा 8-10 साल का एक्सपीरियंस होता है और फिर वो इस लेवल तक जाते हैं। ये हाई टेक जॉब्स होती हैं और उनमें भी आपको इतनी सैलरी जो है वो मिलती है। तो ये अब आम लोगों के बस से थोड़ी सी बाहर गेम हो गई है, आम लोगों के बस की बात नहीं रही, क्योंकि आम जो एवरेज यहाँ पे सैलरी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ये अच्छा खासा एक डिसेंट अमाउंट है। सो इट मीन्स कि ये एक और तरीका है जिसमें यूके गवर्नमेंट ही चाहती है कि यहाँ पर वही लोग आएँ जो जाहिर है कि जब इतनी सैलरी पर कोई होगा तो वो भी अच्छे खासे एक एक्सपीरियंस वाले और एजुकेशन वाले पर्सन होंगे, तो वो दूसरी जगह से भी ऐसे ही लोग लेकर आएंगे। तो वो फिर इकोनॉमिकली जो है ना वो गवर्नमेंट के लिए वो बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिकली जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, बोथ पार्टनर्स, और जो है इकोनॉमी में भी इसमें थोड़ी बहुत मदद होगी। तो 38,700 इज़ वेरी हाई अमाउंट, डिसेंट अमाउंट। तो इसको आप फिगर को जहन में रखिए कि अब ये आम जो लेवल के लोग हैं उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज सैलरी 15-20,000 जो है वो एवरेज सैलरी होगी। तो वो पेरेंट्स जो बेचारे सोच रहे हैं या ख्वाब देख रहे हैं कि शादियां हो जाती हैं इस तरह से इजी होगा, तो ये थोड़ा सा मामला आपको इस पे थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा।
Mariana, most welcome to the show. How are you keeping? जी वेलकम बैक टू www.आपकीआवाज़.co.uk रेडियो पर, और आप हमें सुन सकते हैं रेडियो गार्डन ऐप पर, हिंदी रेडियो ऑनलाइन, और ऑल्सो आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक लाइव पेज पर भी। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त कुछ जो हैं नाजरीन वो हमारे साथ ज्वाइन इन करके सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो चलिए हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज मैंने बताया, बहुत ब्रीफली मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो यूके पॉलिसीज़ में, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में थोड़ी सी चेंजेस हुई हैं, ताकि आप को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहे। तो काइंडली आप ऐसे करिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, आप उनको पेज पे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक हम जब किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर इनवाइट करें तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको उन तक हम पहुँचाएँ और वो फिर लाइव आपके यहाँ पर आकर क्वेश्चंस को आंसर करें। तो ठीक है जी, नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। पहले मैंने आपको अपडेट किया फैमिली और मैरिज के हवाले से, और नेक्स्ट जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा। अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है बेसिकली वो क्या होता था कि जिसमें आप समझ लें कि अकाउंटेंट हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए,
इस तरह के जो ऑक्यूपेशन के लोग थे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर यूके मूव करते थे, क्योंकि यूके जो है उसमें यही सोचा जाता है कि वहाँ जाकर जो है आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, आपके जो है आप फैमिलीज को बुला सकते हैं और वहाँ पे फिर कुछ अरसे के बाद कुछ ना कुछ सेटलमेंट का इंतज़ाम भी हो जाता है। तो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है उसमें पहले जो है लिमिटेशन जो होती थी सैलरी की, जो उसका सैलरी का बैंड जो पहले था वो था 26,200 कि मिनिमम सैलरी जो है वो अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ से कंफर्म करता था कि आपको 26,200 जो है वो आपकी मिनिमम सैलरी है, उसके ऊपर जो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स मुतल्लिका कंट्रीज़ में वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते थे अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। लेकिन अब ऐसा ये नहीं रहा है, अब इसमें भी बहुत बड़ा इंक्रीज़ आया है और अब इसका थ्रेशोल्ड जो है, इसकी जो लिमिट है वो बढ़कर 38,700 हो गई है। यानी कि मिनिमम सैलरी जो यूके का एम्प्लॉयर है जो आपको यहाँ से स्पॉन्सर कर रहा है, आपको बुला रहा है कि आप यहाँ इस कंट्री में आकर काम करें, मिनिमम जो वेज है वो आपको 38,700 अगर वो आपको ऑफर करते हैं तो आपका जो है अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है आपका वीज़ा ग्रांट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो अब जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, ऐसा करने की दो वजूहात हैं। एक तो वो कि बिल्कुल वो लोग आएंगे यहाँ पर जो इतनी सैलरी के एलिजिबल होंगे और जो है वो हायर टैक्स जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ठीक है। और इसके अलावा थ्रेशोल्ड बढ़ाने की एक और वजह ये भी है कि जो यहाँ के एम्प्लॉयर हैं वो बजाय बाहर से लोग ढूंढने के, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उनको एम्प्लॉय करें, उनका जो सैलरी का स्केल है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि जो यहाँ पर भी जो मिनिमम सैलरी में गुजारा करना, जो एक अच्छे प्रोफेशनल है उसका गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मॉर्गेजेस होती हैं, बिल होते हैं, टैक्सेस होते हैं, काउंसिल टैक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो उन सबको मिलाकर यहाँ पे इतनी कम सैलरी में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है एक लोकल रेजिडेंट का, तो वो फिर हायर सैलरी डिमांड करते हैं। इस वजह से जो यहाँ के एम्प्लॉयर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, वो देखते थे कि बाहर की कंट्रीज से हम जो हैं लोगों को एम्प्लॉय कर लें, क्योंकि वो इसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो वहाँ से लोगों को जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा बेस पे बुलवा लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ गया है और इतनी सैलरी सिर्फ उसी को ऑफर होगी जो कोई उस स्केल पर जो है हायर ग्रेड पर काम करने के काबिल होंगे और इतना उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनके पास वेल्थ ऑफ विजडम, एक्सपीरियंस, एवरीथिंग दे हैव, तो फिर उस चीज़ को वो क्राइटेरिया को मीटअप कर सकते हैं। तो यूके गवर्नमेंट का ख्याल है कि इस तरह करने से जो लोकल मार्केट के जो लोग हैं, जो यहाँ के हमारे बच्चे कह लें या जो कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जो जॉबलेस हैं, जिनको वो जॉब्स नहीं मिलती क्योंकि बाहर के लोग इतनी कम सैलरी पे जॉब्स ले जाते हैं, तो यहाँ के लोग फिर जो हैं वो उन जॉब्स को अवेल कर सकेंगे, उनका सैलरी स्केल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ के लोकल जो जॉब मार्केट है उनको ये वाली जॉब्स मिल सकेंगी। तो ये इसका कुछ रीज़न बनता है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए। इसके ऊपर मज़ीद हम जो है वो बातचीत करेंगे जब हमारे साथ एक इमिग्रेशन की एक्सपर्ट मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक। हमारी अगली जो कैटेगरी है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की है, यानी कि जो यूके में जो कम होते हैं काम, उनके लिए जो इस कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप डिग्री होल्डर हों या उसमें आपके पास बहुत अच्छी तालीम हो या कुछ हो, उसमें आपका हुनर देखा जाता है कि अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस बेस पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिमूव कर दी हैं। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में की लिस्ट जो है वो अब और शॉर्ट हो गई है, तो लिहाजा आपको इसको जो है रिव्यू करना है। अप्लाई करने से पहले आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, uk.gov वेबसाइट है उस पे जाएं, सिर्फ उस पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन
मौजूद है। अगर आपको एजेंट्स या इधर उधर से लोग बता रहे हैं तो वो ऑथेंटिक नहीं है। आप यूट्यूबर्स देखें, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गूगल पे भी मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फाइनेंशियल जो आपकी नीड्स हैं उसके मतलब भी, और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मतलब भी। तो काइंडली आप uk.gov की जो वेबसाइट है उस पर इंफॉर्मेशन को सर्च कीजिए। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी इन्होंने इसलिए शॉर्ट किया है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रिमूव कर दी हैं, ताकि उसकी भी यही रीज़न है कि जो लोकल यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी है, और लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं। तो इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करने का मकसद भी यही है कि जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं हैं या जिनके पास और कोई अच्छी क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन उनके पास वोकेशनल जो है कुछ क्वालिफिकेशन या स्किल्स उनके पास हैं जिसकी बेस पर वो जॉब कर सकते हैं, तो ये जॉब्स भी हैं जो लोकल रेजिडेंट की जो मार्केट है उनको टारगेट किया जाएगा, उनको ये जॉब्स पहले ऑफ़र की जाएंगी। तो इस तरह से जो है उनको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये थी जी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस और थोड़ी सी चेंजेस जो मैंने आपको बताई हैं। काफ़ी वैसे बड़ी बड़ी चेंजेस हैं अगर देखने में आए तो। जो स्पेशली जो सैलरीज़ का जो थ्रेशहोल्ड बढ़ा है वो तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन डबल। तो आपको सारी ये इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको बहुत ब्रीफली 5 कैटेगरीज में बताया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन डिटेल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक एक्सपर्ट के साथ, इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ आएंगे, तो फिर उसके साथ हम बैठ के तो आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। तब तक अगर आपके जहन में कोई सवाल हैं और आपके जहन में कोई क्वेरीज हैं या कोई इस तरह की चीज़ें हैं, बर्निंग क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ डोंट हेसिटेट एंड जस्ट फायर अवे ऑनलाइन। आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चंस, मैं वहाँ से पिक कर लूँगी। ठीक है जी। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं जैसे कि बिज़नेस वीज़ाज़ होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इनके मतलब भी बात हो सकती है। लेकिन ये मैंने आपको सिर्फ 5 वो कैटेगरीज बताई हैं जिनमें रिसेंट काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। तो छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। Sorry, we have online Livia Papa. Welcome to the show. Thank you very much for joining in. Livia Papa, I guess you're enjoying the music.
जी वेलकम बैक टू द शो कम्युनिटी टॉक विद अनीला असद। आज आपसे हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर की है इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ के हवाले से। वेरी ब्रीफली चंद आपको मोटी मोटी बातें जो हैं वो बताई गई हैं, जो चेंजेस आई हैं थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन से अपडेट किया है। काइंडली फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करने से पहले uk.gov की वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। वहाँ पे आप पढ़िए कि क्या आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकली मिल जाएगी। तो आप दूसरे लोगों को या एजेंट्स को फॉलो मत कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपसे एक्स्ट्रा हाई जो है फ़ी चार्ज कर रहे हैं तो उसका कोई मकसद नहीं होगा और आपका वीज़ा जो है यहाँ आकर ऑथेंटिक रहेगा या नहीं रहेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। तो बेहतर है कि आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को पहले फाइंड आउट कर लें और उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। छोटी सी एक और इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करती चलूँ, वो ये है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़े पर हैं और उनका वीज़ा अब रिन्यू होने जा रहा है, तो अगर आफ्टर मार्च उनका वीज़ा रिन्यू होना है तो वो अंडर न्यू पॉलिसी होगा, अंडर न्यू चेंजेस होगा। अगर उनके एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस बैंड को कवर नहीं करते तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि उनको वापस जाना पड़े या फिर आपको जो है वो दूसरी जॉब देखनी होगी जिसमें आपको 38,000 और 700 की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। अदरवाइज़ जो है वो आपको फिर वापस भी जाना पड़ सकता है। तो इस पर हम मज़ीद बातचीत को एक्सटेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते एक जो है इमिग्रेशन एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे जाने के बाद हमारे जो प्रेजेंटर आ रहे हैं इकराम मिर्ज़ा साहब आपके लिए प्रोग्राम यादें लेकर, उनका साथ ज़रूर निभाइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।